आज इंडिया में बहुत लोग 30 टू 50 लाख के बीच में जाहिर सी बातें कमा रहे हैं। इनकम अच्छी है तो लाइफस्टाइल भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वेल्थ का फंडा मिसिंग है। ऐसे में इस पर नॉलेज डालना या इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट की, और ऐसे में सर विजय कौशिक का हम नाम ना लें कैसे हो सकता है। सो या टुडे वी हैव मिस्टर विजय कौशिक इन आवर न्यूज़ रूम, जो आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली आप अपनी वेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। वी वेलकम यू सर। थैंक यू सर हम सब जानते हैं कि वेल्थ का फंडा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड से चेंज करना या फिर किसी को समझाना अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू मनी, एज वी ऑलरेडी हैड अ कॉन्वर्सेशन, इट इज़ वेरी टफ। हाउ दिस जर्नी इवेंचुअली स्टार्टेड और कितना टफ रहता है टू चेंज समबडीज माइंडसेट? सी देयर आर टू कैटेगरीज जिनको मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिनका माइंडसेट चेंज करने के लिए। एक बंदा जो ऑलरेडी पैसे तो हैं उसके पास, मगर वो ना ऑर्गेनाइज वे में ना सीख के सोशल मीडिया से पहले सीखता है। अब क्या होता है कि उसके दिमाग में ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब वहाँ पे अगर वो ऑर्गेनाइज वे में फिर जाता है लेटर ऑन, यू नो मे बी सम लॉसेस करने के बाद, फिर वो जब आता है ना, फिर मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसके जो दिमाग की स्लेट है ना, उसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है, एंड दैट टू अनऑर्गेनाइज्ड। एग्जैक्टली। तो अब मुझे वो पहले क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो उसको ना वो एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज़ों को, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कुछ और सुन के आता है और मैं कुछ और बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे सबसे ज़्यादा जो चैलेंज लगता है ना, वो यहीं पे लगता है कि जो बंदा पहले पढ़कर आया है, Agree on that. अब फिर उसको देखिए, कुछ लोग ना मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं फिर कि मुझे करना ही है, मगर उनके लिए सबसे ज़्यादा टफ टास्क है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। जी। अब पुराना जो दिमाग पे सुन लिया है, देख लिया है, कर लिया है, अब उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। यू नो मुझे क्या लगता है कि शायद इस दुनिया का सबसे टफ काम है कि खुद को चेंज करना, स्पेशली मेंटली। बिल्कुल। तो ये कैटेगरी है। दूसरा, फीमेल्स जो स्टार्ट करती है ना, उनको थोड़ा डर रहता है कि क्या मैं कर लूँगी जी। तो हाँ, उनका बस ये डर होता है, वो जैसे ही वो लाइन के अंदर नहीं आते, जब तक लाइन से वो बाहर है, उनको वो डर बना रहता है, मगर द मोमेंट दे स्टार्ट लर्निंग, फिर वो बहुत फोकस हो जाती है। तो मेन कैटेगरी वही है कि जो लोगों के पास पैसा भी है बट अनऑर्गेनाइज्ड वे में सीख रहे हैं, वहाँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज है माइंडसेट को चेंज करना, इम्प्लीमेंटेशन कराना। अग्री सर। अगर इसका एग्जाम्पल हम लेके अगर बात करें, यहाँ पे एक स्लेट के ऊपर लिखा हुआ उसे मिटा के फिर वापस लिखना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। देखिए, मेमोरी ना आप कभी भी नहीं हटा सकते। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं आप उसको बस दबा सकते हो। बिल्कुल। सो मेरे को क्या लगता है कि बस उसको फिर राइट इन्फॉर्मेशन देके, फिर जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करता है, जी, मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ाया, इम्प्लीमेंट करा, तो जब उसको वहाँ से प्रॉफिट आता है, तब उसका फिर एक्सपीरियंस बनता है, और फिर धीरे धीरे वो मेमोरीज है वो खत्म होती जाती हैं, कहें तो दब जाती है। बिल्कुल। सर हमने यहाँ पे भी बात की डर की। डर जाहिर सी बात है रिस्क से ही आता है। जहाँ रिस्क होता है वहाँ डर बहुत आम सी बात है। तो ऐसे में किस तरीके से डर या फिर रिस्क जो शब्द है, ये एचएनआईज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर निकल कर आता है? अगर लर्निंग कर ली है उसने, तो मेरे हिसाब से उसका ये डर तो निकल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जनरली ना जिनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं जी, वो लोग नेक्स्ट लेवल अचीव क्यों नहीं कर पाते। वो लोग जब मार्केट में ना छोटी मोटी करेक्शंस आती है 2, 4, 5, 10% की, तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट सेलिंग। एंड दे इवन, कुछ ऐसा भी देखा गया है कई बार कि वो अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच देते हैं माइनर सी करेक्शन में। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये ना बड़ी करेक्शंस में ना कन्वर्ट हो जाए। जो 2008 और 2020 में मेजर करेक्शन आई थी, उनको हमेशा यही लगता है कि ये जो पैनिक आया है ना, ये बड़ी करेक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए। तो वो क्या करते हैं, तुरंत उठा के सारी चीजें बेच देते हैं। बट जब वो, अगर कोई बंदा लर्न पहले करता है, तो पहले वो उसका इंश्योरेंस कर लेता है जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स है। तो अब होता क्या है कि जब उसने इंश्योरेंस कर लिया, मान लीजिए उसका 90% वेल्थ प्रोटेक्ट हो चुका है जी, तो 10% की तो वोलेटिलिटी मार्केट में रहती है, विच इज वेरी वेरी कॉमन। तो अब उसको ये पता है कि बॉस, मैं कभी भी बड़े लॉस में नहीं जाऊंगा, तो इसलिए वो अपने नेक्स्ट लेवल्स अचीव कर लेता है, नेक्स्ट माइलस्टोन्स अचीव कर लेता है। तो मुझे क्या लगता है कि जो लर्न करके इम्प्लीमेंट कर रहा है और इंश्योरेंस करके कर रहा है जी, तो आई थिंक वो फिर नेक्स्ट माइलस्टोन इजीली अचीव कर लेता है। गॉट इट। हमने सिर्फ यहाँ पे इंश्योरेंस की भी बात की, किस तरीके से आप अपनी स्टेबिलिटी खुद ही मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में भी बात की। इसी से सर एक और सवाल आता है, ईएमआईज हम सब जानते हैं आज के वक्त पे कितना ज्यादा चलन है ईएमआईज का। ईएमआईज किस तरीके से आपकी वेल्थ को
कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रही है या कर Right. सकती है? Correct. ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है आज की जनरेशन के लिए। इफ आई टॉक अबाउट जो आज के उभरते HNIs हैं, जो बनना चाहते हैं, जो True. एस्पायरिंग HNIs हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मान लीजिए किसी की बहुत अच्छी इनकम है, से एज्यूम कर लेते हैं 50 लाख रुपए है जी। साल की इनकम है, तो नो डाउट थोड़ा बहुत टैक्स तो उसको जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद अब उसके कुछ ना ड्रीम्स भी होते हैं, मुझे एक अच्छा घर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, ट्रैवल Lifestyle. करना है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा है, अच्छी बिल्कुल। जिंदगी देनी है। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे ना थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। ओके। अब मान के चलिए उसकी 50 लाख की साल की इनकम है, अब उसको घर भी पसंद आएगा जब भी उसको लेना है, जी। तो एक कितने का घर पसंद आएगा उसको? इन करोड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आज की डेट में शायद 4-5 करोड़ का तो उसको घर पसंद आएगा। इन समथिंग करोड़। अब ये जो डिफरेंस है ये कैसे होगा? मान लीजिए उसके पास 2 करोड़ की सेविंग भी है, जी। अब ये 3 करोड़ का डेफिसिट कैसे लाएगा? तो वो उसके लिए EMIs में चला जाता है। अब आप ना, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर, जो भी हमारी लर्निंग्स होती है, मैं कहता हूँ पहले अपना कॉर्पस आप बढ़ाओ। जैसे एक एग्जांपल है, आपके पास अगर 5 करोड़ का ऑलरेडी पोर्टफोलियो है जी। अगर आप उसके बाद 2 करोड़ का लोन ले भी रहे हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। रीजन, 5 करोड़ का आपके पास पोर्टफोलियो है, सपोज वो 20% की रफ्तार से बढ़ता है, तो दैट मीन्स यू आर अर्निंग 1 करोड़ रुपीज एवरी ईयर। एग्जैक्टली, राइट? तो आपकी अर्निंग ज्यादा है जी। एंड आप अब जो पे कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब आपने 3 करोड़ का लोन ले लिया जी। और 8% का उस पर इंटरेस्ट है, तो मोटे तौर पे आपका 24 लाख रुपए का इंटरेस्ट है साल का। हाँ, एग्जैक्टली। 1 करोड़ का आपका इनकम है, 24 लाख रुपए आपको देने हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और उससे पहले आपके पास 5 करोड़ रुपए का एक एसेट है जो ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 20%, एंड यू आर जस्ट पेइंग 24 लाख रुपीज 8% के हिसाब से। अब एक तरफ तो उसको साल का 1 करोड़ रुपए का इनकम है, दूसरी तरफ सिर्फ साल का 24 लाख रुपया देना है, और उससे भी पहले उसके पास 5 करोड़ का एक कॉर्पस है। तो अगर बाई चांस, अब देखो आपका क्वेश्चन था विजय, लोग कहाँ फंसते हैं। अगर किसी के पास ये 5 करोड़ का कॉर्पस नहीं है और उस बंदे ने होम लोन ले लिया, होम लोन का टेन्योर 15 से 20 साल का होगा, 35 या 30 एज में उसको मिलेगा, एनीवेयर बिटवीन 30 to 35। कितने टाइम का होगा? 15 से 20 साल का। बॉस 20 साल तक तो वो लोन ही चुकाता रहेगा, तो वेल्थ कब बनाएगा? अग्री। तो व्हाट आई रिकमेंड इज, या व्हाट आई सजेस्ट इज, भाई पहले आप कॉर्पस बनाओ, कॉर्पस बनाने के बाद फिर आप अपना कोई भी लोन लो, चाहे कार का लोन लेना है, घर का लोन लेना है, फिर वो कोई मैटर नहीं है। और छोटे मोटे खर्चे 1 लाख 2 लाख 3 लाख के कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपकी 1 करोड़ की इनकम है और आपके पास एक एसेट है जो साल के 20% की रफ्तार से ग्रो कर रही है। बिल्कुल, यहाँ एक स्टेबिलिटी बेसिकली कहीं ना कहीं आके मेंटेन हो रही है। ट्रू। और जिन लोगों को आज की डेट में अच्छी सैलरी मिल रही है जी, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि उनको इमीडिएट बेसिस पे अपनी वेल्थ के लिए अपने माइलस्टोन सेट करें, डिसाइड करें, और उनको फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। गॉट इट सर, वंडरफुल सर। ऐसे में सर अभी हमने EMI की बात कर ली, एक और सवाल आता है SIPs। SIPs इंडिया के लिए या इंडिया के लोगों के लिए मैं कहूँ सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ट्रू। इज इट सेफ? और अगर सेफ है तो क्या ये आपको HNI की उस रेस में कहीं ना कहीं आगे कर रहा है, या फिर वहीं कॉन्स्टेंटली खड़ा रख रहा है, या पीछे ढकेल रहा है? देखिए, SIP उन लोगों के लिए है जिन लोगों को या तो टाइम नहीं है या टाइम निकालना नहीं चाहते इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फिर आप फंड मैनेजर को पैसे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुछ चैलेंजेस पहले भी समझ लो। देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना SIPs में, मान के चलिए वो 20 साल का टारगेट लेके चलते हैं, अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है उनका, या फिर घर खरीदना है कोई बड़ा, तो टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। चैलेंज मेजर एक ही चैलेंज है, जिस साल उनकी लड़की की शादी है, उनकी बेटी की शादी है, अगर उसी साल मार्केट में करेक्शन आ गया, विल दे पोस्टपोन द मैरिज? क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास जब आप जाओगे ना, वो तो सिंपली एक लाइन बोल देगा, सर इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आपने इस पे साइन करे हुए तो आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर ये एक चैलेंज है जो मुझे लगता है, और हर बंदे को ना इसको ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और टाइम नहीं है तो फिर आप SIP में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसी से एक और सवाल है मेरा। हमने अभी यहाँ पे अलग अलग तबकों की भी बात की, मिडिल क्लास की भी बात कर रहे हैं, हम उससे अपर सेगमेंट की भी बात कर रहे हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान के लिए एक HNI तक का सफ़र तय करने की एटलीस्ट प्लानिंग स्टार्ट करना? या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जो अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं, जो उससे ऊपर कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, या फिर इसके सपने एक मिडिल क्लास इंसान भी या उसकी फैमिली भी देख सकती है?
हाँ, वो अचीव कर सकता है, मगर पहले तो मैं ये बात बता देता हूँ, आज 2 तरीके के लोग हैं। एक को तो लेगेसी में पैसा मिला है और वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, और दूसरी कैटेगरी ये है कि जो बंदा अपने आप को खुद से ग्रो कर रहा है, ज़ीरो लेवल से। मगर जिसको लेगेसी में पैसा मिला है ना, एक बात ध्यान रखना, उसके भी फैमिली के अंदर, चाहे उसके फादर ने या उसके ग्रैंडफादर ने कुछ रूल्स फॉलो करे थे, जो आज की डेट में ना, जो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है उसको करने पड़ेंगे। अब सवाल ये, वो रूल क्या है, उसको पहले एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, सिर्फ 5 करोड़ रुपए, विच इज HNI लेवल। और जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाता, उसको एक नैरो लेन में चलना ही पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज नैरो लेन? उसको कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करना जो डेप्रिशिएटिंग असेट्स में हो, और दैट टू ऑन EMIs। गॉट इट। आपको कंट्रोल अपने आप को करना ही पड़ेगा। देखिए, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कोई भी बंदा किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकता है जी। तो आपको कोई भी बंदा इन्फ्लुएंस ना कर पाए या कोई भी चीज इन्फ्लुएंस ना कर पाए, ये आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और शुरुआत में कुछ टाइम का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मगर एक लेवल अचीव होने के बाद आपको कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। वंडरफुल सर। लेकिन सर ऐसे में ना हमेशा अपर मिडिल क्लास की भी, फॉर दैट केस मैं बात कर लूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात कर लूँ, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही आता है कि हम अपना बेसिक लाइवलीहुड चलाने में या अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से उनकी सारी नीड्स, लाइफस्टाइल फुलफिल करने में ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या उनके लिए सलाह रहेगी कि किस तरीके से वो एटलीस्ट इस रूट की तरफ जो कि है आगे अग्रसर हो सकते हैं, या फिर अपने कदम आगे एटलीस्ट बढ़ा सकते हैं? सी, जैसे मैंने कहा भाई, डेप्रिशिएटिंग एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, दैट टू ऑन EMIs। अब लोग कहेंगे हाँ, क्या हम कार से नहीं जाए? मैंने ये नहीं कहा, कार से तो जाना है, मगर आप ना ऐप बेस्ड टैक्सी जो होती है, ओला उबर, आप उनसे जाइए। आप ये देखिएगा, अगर आप रोज ऑफिस भी जा रहे हैं ना, इवन देन यू विल सेव ह्यूज अमाउंट इफ यू बाय अ कार। रीजन इज दिस, आज आप 20 लाख रुपए की कार ले रहे हो, आपको इंटरेस्ट पे करना है, हर रोज का फ्यूल भी है, उसके बाद इंश्योरेंस भी है, मेंटेनेंस भी है, देन आपका वियर एंड टीयर कॉस्ट भी है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, टोल भी देना पड़ेगा। ये तो एवरीडे टास्क है। अग्री। उसमें तो आपने गाड़ी नहीं खरीदी ना, ओला उबर में तो सिर्फ फ्यूल का खर्चा दिया है आपने। बिल्कुल। तो वो जो इन्वेस्टमेंट की आपकी सेविंग है, देखिए आपको ना बस स्मार्ट प्ले करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गाड़ी से नहीं जाना है, बल्कि शॉफर ड्रिवन कार बोल रहा हूं मैं तो। यहाँ तो आपको खुद चलानी पड़ेगी। बिल्कुल। बट आपको ये समझना है कि बॉस, जब तक मेरे लेवल्स अचीव नहीं होंगे ना, मेरे को थोड़ा सा नैरो लेन में चलना ही पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, गॉट इट सर। अब यहाँ सर थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल से पर्सनल पे शिफ्ट होना चाहूँगी। वी वुड लव टू नो सर कि आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड टू कन्विंस, या सबसे ज़्यादा जो एक मुश्किल आपको लगा हो कि हाँ, इस सेगमेंट को मुझे कन्विंस करने में या फिर इन्फ्लुएंस करने में सबसे ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी, या फिर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आपने इन्वेस्ट किए, क्या था वो और कैसे था? बेसिकली मैंने बताया ना जी, एक तो 2 ही कैटेगरी है मेन। तो एक, जिन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया से सीखा हुआ है, फाइनली वो आते हैं, मतलब काफ़ी लॉसेस करके आते हैं। और दूसरा फीमेल्स के साथ ये चैलेंज है कि बस वो जब तक एक बार कोर्स नहीं स्टार्ट करती, उससे पहले उनको बहुत डर रहता है। अग्री। जैसे मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ, मेरी स्टूडेंट है वंदना, गुड़गांव में रहती है। उनको स्टार्ट करने से पहले ना इतना डर था कि मैं विजय कर लूंगी। वो तो शायद ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने मेरे साथ 5 जूम कॉल करी थी। क्या मैं कर लूंगी, नहीं कर लूंगी, ये वो। और आज की डेट में ना शी इज़ डूइंग वेरी वेल, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं, मतलब ऐसा जो मेरा एक्सपीरियंस है, पेशेंस है उनके सामने। और फिर दूसरी बात है ना, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। एक बार चीज़ जो बता दी गई ना, उसके अलावा वो ज़्यादा ना, उसको जैसे मेंस जो होते हैं ना, जो भी बंदा है वो ना रिस्क लेना पड़ेगा उसको आगे बढ़ने के लिए। तो वो रिस्क लेना उसके ना वो बिहेवियर में है। मगर जो फीमेल्स है ना, मैंने ये देखा है कि एक बार आप उनको स्ट्रेट गाइडलाइंस दे दो, वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और इधर उधर लेफ्ट राइट ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, डेविएट नहीं होते, इसलिए शायद बहुत अच्छा काम भी कर पाते हैं। और 2 एडवांटेज उनके साथ और भी होती हैं, स्पेशली HNI फैमिलीज के बारे में बता रहा हूँ। एक तो वो लोग एजुकेटेड होते हैं, और HNI फैमिली या वेल सेटल्ड फैमिली में से बिलोंग करते हैं, शादी भी वहीं होती है, तो कहीं ना कहीं घर में सर्वेंट्स होते हैं, तो उनके पास टाइम का एडवांटेज बहुत होता है। बिल्कुल। चाहे घर में कुक है, ड्राइवर है, या जो भी मेड है, वो सारे, तो टाइम तो बच गया और आप एजुकेटेड भी हैं, तो फिर वो अपनी एनर्जी को वहां पे लगाते हैं। बिल्कुल। तो बस एक बार वो डर निकल जाता है ना, और वो डर सिर्फ नॉलेज से ही निकल सकता है, और कोई इसका तरीका नहीं। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। सी, इंफॉर्मेशन में तो मैं ये कहूंगा कि आप जो गेन कर रहे हैं जैसे सोशल मीडिया पे, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, बट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, लर्न करने के बाद, और जो एक्सपीरियंस बनता है, आई थिंक दैट इज नॉलेज। अग्री। प्लस सर आई गेस वो जो रूट है, वो जो कनेक्शन है, बिकॉज
काफी टाइम से वो चीजें चली आ रही हैं, तो एक माइंडसेट की भी बात होती है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इंडियन विमेन, माइंडसेट का सबसे ज्यादा इशू जो कि कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। ऐसे में सर हम ये भी जानना चाहेंगे कितना ज्यादा जरूरी है आज की महिलाओं के लिए, आज की औरतों के लिए HNIs की राह पे चलना, और अगर ऐसा भी नहीं है जरूरी है कि जो फैमिलीज ऑलरेडी HNI है सिर्फ उन्हीं की महिलाएं कर सकती हैं, आई गेस, यस, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये जर्नी कोई भी महिला आज की तय कर सकती है, बिकॉज हम देख ही रहे हैं सर महिलाएं कितना ज़्यादा आज के टाइम में हाइट्स अचीव कर रही हैं, हाइट्स टच कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सी, अगर मैं 2 कैटेगरी के बारे में बात करूं, एक तो HNIs और एक एम्बिशियस HNIs जिनको HNI बनना है। तो पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को HNI फैमिली को देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या कल्चर है। तो मेरे को 20 साल हो गए और मैं एक बड़ा कॉमन कल्चर देख रहा हूँ वहाँ पे HNI फैमिलीज में। वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब देखिए, जो मेल हैं वो तो अपने बिजनेसेस में लगे हुए हैं, उसको एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर वेल अवेयर ऑफ कि वी कैन नॉट मैनेज द वेल्थ, क्योंकि टाइम का फोकस तो आप एक ही जगह दे पाओगे ना। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मल्टी पर्पस पे आप फोकस कर रहे हैं, फिर वो भी अचीव नहीं होगा और ये भी अचीव नहीं होगा। बट वो क्या करते हैं, फिर अपनी फैमिली में या तो अपने बेटे बेटी या वाइफ को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, फिर वो अपनी वेल्थ को मैनेज करते हैं, पूरी फैमिली को। अब देखिए इसके ना कितने एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले उनके पास टाइम का एडवांटेज था, उसका बेस्ट यूटिलाइज हो रहा है। दूसरी बात, घर की वेल्थ घर में ही मैनेज हो रही है, और लर्निंग उन फीमेल्स की भी हो रही है, सबकी। और उसके बाद एडवांटेज ये होता है कि आपका जो डिस्कशन होता है ना इवनिंग में डिनर टाइम पे टेबल पे, वो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। बिल्कुल, बहुत फ्रूटफुल होता है। या कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है, फिर वो अपने इनपुट भी देती हैं। बिल्कुल। तो उससे अब क्या होता है कि एक तो वेल्थ भी ग्रो हो रही है, बट एट द सेम टाइम ना, अगर देखो घर में झगड़ा होगा ना जी, तो बच्चे तो वो देखेंगे ही, मगर अगर जब डिस्कशन प्रोडक्टिव होगा ना तो बच्चे वो भी देखेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, शायद नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं जी। तो मैंने ये नोटिस करा है कि नेक्स्ट जनरेशन को ना, अगर आपने लेगेसी दे दी विदाउट एनी नॉलेज, तो उसका मिसयूज होता है। फिर कई बार आपने नोटिस भी करा होगा, बच्चे पैसे का फिर मिसयूज करते हैं। मगर अगर आपने उनको नॉलेज दी, नॉलेज देने के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी जब लेगेसी ट्रांसफर करोगे, तो फिर उसका बेस्ट यूज होता है। तो फिर वो वेल्थ से वेल्थ बनती है, पैसे से पैसा तब बनता है। तो ये तो HNI कल्चर है। अब मैं बात करता हूँ जो रिटेल के बारे में जी। देखिए, हर कोई एक बड़ी वेल्थ तो बनाना चाहता है, मगर आप ये देखिएगा कि रिटेलर फैमिली में 3-4 लोग होते हैं या 4-5 लोग होते हैं, एक ही बंदा सारे काम कर रहा है जी। कहने का मतलब है, जॉब भी कर रहा है, जॉब करते हुए ट्रेडिंग भी कर रहा है, उसके बाद फैमिली भी देख रहा है, पेरेंट्स को भी देख रहा है, सोसाइटी को भी देखना है, और ऑफिस का भी प्रेशर है। कहीं ना कहीं अगर वो अपनी वाइफ को ये वाला टास्क हैंडओवर करे जी, और वो पढ़ने के बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, तो मेरे को लगता है कि वो तो पैसे कमाने पे ध्यान देगा बंदा जी, और उनकी जो वाइफ है अगर वो उसको ग्रो करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उनके अपने लाइफ के टारगेट्स हैं ना, वो उनको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि एक बंदा ना सारे काम नहीं कर पाएगा, 24 ही घंटे है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जॉब भी है, फैमिली भी है, तो आप क्या क्या कर लोगे। अग्री ऑन दैट सर। सर, अल्ट्रा HNI के लिए भी मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, विच इज़ कि अपना बिजनेस कोई भी कांस्टेंट नहीं रखना चाहता। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसको जितना ज़्यादा वो स्केल कर पाए उतना ज़्यादा स्केल करें। ऐसे में किस तरीके से उस अल्ट्रा HNI तक का सफ़र एक HNI तय कर सकता है, और किन स्ट्रैटेजीज और किन टैक्टिक्स के साथ जो कि है बिना ज़्यादा लॉस के, बिकॉज लॉस तो हर जगह होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन बिना ज़्यादा लॉस के सेफली वो अल्ट्रा HNI तक का सफ़र भी तय कर सकते हैं। देखिए, मैं ना अब लॉस वर्ड को ना रिस्क से कन्वर्ट कर रहा हूँ बस। उसको ना कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल पे आ चुका है, या ये कहें कि स्टेप 1 तो वो या फर्स्ट माइलस्टोन क्लियर कर चुका है। अब उसको क्या करना चाहिए कि अब ना कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए जहाँ भी अपॉर्चुनिटी उसको लगती है। और यहाँ पे जो भी वो कैलकुलेटिव रिस्क ले रहा है उसको ना हर जगह इंश्योरेंस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ही शुड बाय द इंश्योरेंस ऑफ हिज इक्विटी पोर्टफोलियो, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, जहाँ भी वो कर रहा है। बट आइडियली जहाँ पे भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल रही है उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, और उसके बाद पहले इंश्योरेंस ले फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो मुझे लगता है अपने टारगेट्स वो बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर पाएगा। गॉट इट सर। यहाँ आपने गोल्ड का जिक्र किया सर। अक्सर हम इंडियन फैमिलीज में तो एटलीस्ट यही माइंडसेट होता है कि गोल्ड सबसे बड़ा एसेट है जो मुश्किल वक्त में काम आएगा। ट्रू, इज इट ट्रू? क्या ये एक मिथ है या फिर वाकई में इसमें बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है? देखिए, अब तो ऐसे, पहले क्या होता था कि गोल्ड के अलावा कोई एसेट क्लास ही नहीं थी, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। मगर आज की डेट में गोल्ड के अलावा काफ़ी एसेट क्लासेस हैं जो इतना और इससे ज़्यादा फायदा
फायदा देती है। एक एग्जांपल के लिए, भाई गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, एडवांटेज होगा आपको, मगर इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी का प्राइस भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ और एडवांटेजेस क्या होंगे, आपको डिविडेंड आ सकता है, बोनस आ सकता है, राइट इश्यूज का एडवांटेज ले सकते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस का एडवांटेज ले सकते हैं। आप जैसे गोल्ड को प्लेज करके फंड रेज कर सकते हैं, ऐसे आप इक्विटीज को भी प्लेज करके फंड रेज कर सकते हैं। तो इसमें ना गोल्ड में मुझे लगता है एक तो प्राइस राइज का तो एडवांटेज मिलता ही है, फिर अगर कोई ज्वेलरी फॉर्म में पहनता है, मगर घर में आप कितना गोल्ड रख लोगे, तो इससे अच्छा है आप ETF फॉर्म में गोल्ड खरीदिए, और विच इज़ अ वर्चुअल गोल्ड। और बट उसमें एक चैलेंज ये रहेगा कि आपको कुछ ओवर एंड अबव इनकम नहीं होती, लाइक कॉर्पोरेट एक्शन जैसे मैंने बताए, बट इक्विटी में इन चीज़ों का बड़ा एडवांटेज होता है। ओके, इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। वेल सर, इंडिया में ये एक बहुत ज़्यादा सॉलिड माइंडसेट है जिसके साथ आज भी लोग काफ़ी ज़्यादा जी रहे हैं कि बिजनेस अगर है आपका, या फिर अगर आपको HNI या अल्ट्रा HNI तक की राह तय करनी है, उसके लिए आप बिजनेस खोल सकते हैं अपना, सिर्फ बिजनेस के साथ ही आप वो राह अचीव कर पाएंगे या अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। क्या ये सच है? क्या जो 25 से 30 लाख या 40 लाख कमा रहे हैं वो भी अल्ट्रा HNI या HNI तक का सफर तय कर सकते हैं? कर सकते हैं। बिजनेस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू अचीव HNI और अल्ट्रा HNI स्टेटस। आपको इन्वेस्टमेंट करके भी ये लेवल्स अचीव आप कर सकते हैं। बड़े नाम है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आपने नाम सुना होगा मिस्टर आशीष कचोलिया। हाँ, तो आज उनका 3000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का वेल्थ है, तो उन्होंने ऐसे ही अचीव करा है इन्वेस्टमेंट कर करके। तो इसका सिंपल फंडा ये है कि आप बिजनेसेस को रिव्यू करें, जिस भी बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है कि भाई ये स्केल हो सकता है आने वाले टाइम में, आप उसमें पैसे लगाइए, टाइम दीजिए उस बिजनेस को ग्रो होने के लिए। अगर वो बिजनेस ग्रो होता है, क्योंकि आपने भी उसका एनालिसिस करा था ना, तो आपको भी उसका पूरा एडवांटेज मिलेगा और कोई भी बंदा इस लेवल को अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं, पहला है बिजनेसमैन, दूसरा जॉब और तीसरा HNI। बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं है, पैसे बहुत है। जॉब वाले के पास थोड़ा पैसे की कमी है, टाइम बहुत है, मगर HNI के पास पैसे भी हैं और टाइम भी है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने के बाद बिजनेस नहीं चलाते, वो सिर्फ बिजनेस को खरीद लेते हैं या उसमें पार्टनरशिप खरीद लेते हैं। तो वो फिर बिजनेस ग्रो करता है तो वो भी ग्रो करते हैं। और एक और एडवांटेज, जब आप खुद अपना बिजनेस करोगे तो कितने बिजनेस कर लोगे, 1 या 2, मगर व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग तो आप ना 5, 6 या 10 बिजनेसेस भी खरीद सकते हैं। दैट्स दिस कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो आप डाइवर्सिफिकेशन करके अगर आपका 1 या 2 बिजनेस भी चल पड़े तो भी आप अपने नेक्स्ट लेवल्स, नेक्स्ट माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं। तो HNIs का ये भी एक एडवांटेज है। गॉट इट सर। आपने जब ये बोला सर पार्टनरशिप्स की आपने बात की, या फिर आपने बोला कि किस तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप अल्ट्रा HNI तक की राह जो की है तय कर सकते हैं, इसी में सर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये मॉडल देखा जा रहा है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, नई कंपनीज खड़ी करते हैं, स्टार्टअप्स जो कि कहलाते हैं, उन्हें अच्छे से स्केल करते हैं, एक अच्छे लेवल पे जाके पहुंचाते हैं, एंड देन वो अपने उसमें शेयर्स बेच के नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। और ये उनका जो सफर है ये चलता रहता है इसी तरीके से। वो कंपनीज खड़ी करते हैं, उसको स्केल करते हैं, जाहिर सी बात है, एंड देन दे अगेन सेल द शेयर्स बेसिकली। क्या ये मॉडल वाकई में वर्किंग है? क्या ये आपको अल्ट्रा HNI तक की राह पर और एक अच्छा बिजनेसमैन अगर कहा जाए, क्या बनाने में आपको मददगार साबित हो सकता है? ये ना सिर्फ माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि किसी को बिजनेस खुद करना है। HNIs तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस, रनिंग बिजनेस में, या जो भी उनको इमर्जिंग बिजनेसेस लगते हैं, मगर अगर किसी का माइंडसेट है जी मुझे तो खुद ही बिजनेस करना है, तो अगर खुद बिजनेस करने वाला अगर आपका माइंडसेट है और अभी आपको थोड़ा टाइम का एडवांटेज है एज वाइज, तो यस आपको करना चाहिए। मगर मैं ये बता देता हूँ इसके अंदर काफ़ी मेहनत लगती है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टअप्स में, और आपको भी पता है कोई 50,000 में से हार्डली 5 या 10 यूनिकॉर्न बन पाते हैं। तो रेशो थोड़ा बहुत लो है, बहुत ही लो है, तो बट रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली बात है, बट ये माइंडसेट पे आपका इंटरेस्ट है तो फिर करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमने अभी पहले भी बात की कि कहीं ना कहीं इस सफ़र को तय करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, राइट? Got it, sir. अब सर एक क्विक सा हम रैपिड फायर राउंड करें with all your permissions. Sure. Done, sir. So my first question is salary या ownership? Ownership. Okay. EMI ज़रूरत या आदत? ज़रूरत होना चाहिए, आदत नहीं होनी चाहिए। Okay, interesting. SIP comfort zone या real wealth tool? Real wealth. Okay. Tech saving smart move या distraction? I think ये distraction है। Okay. Lifestyle upgrade, reward या trap? Trap है, fully trap है। Okay. 50 lakh income, zero assets, success या stress?
स्ट्रेस। ओके, रिस्क लेने वाला या रिस्क अवॉइड करने वाला, कौन ज्यादा पैसे बनाता है? लेने वाला। ओके, क्योंकि अगर आप आज रिस्क नहीं ले रहे ना तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। वाओ वाओ, वंडरफुल वर्ड्स सर। इसमें सर हमने एक बात की थी लाइफस्टाइल अपग्रेड के बारे में, जो आपने बोला भी सर, इस पे थोड़ी सी लाइट डालिए प्लीज कि किस तरीके से लाइफस्टाइल अपग्रेड करने पर फोकस करना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन के निकल कर आ सकता है। सी, मैंने ये चीज़ देखी है इंडस्ट्री के अंदर कि लोग एक ना सर्टेन लेवल तो अचीव कर लेते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ तक का, उसके बाद ना उनका सारा ध्यान ना उस लाइफस्टाइल पे आ जाता है। एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, घर के अंदर इंटीरियर, उसके बाद आपको घर, फ़ोन, बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल का एक फैसिलिटीज़ देना। मुझे लगता है कि वो जो टाइम है ना, वहाँ पर आपको ना अपनी वेल्थ को ग्रो करने पे फोकस करना चाहिए। एक बार आप अल्ट्रा HNI स्टेटस अचीव कर लेते हैं तो ये ना कोई मैटर ही नहीं होता। वहाँ पे आप फिर ये होता है कि सीए आपको बोलता है कि आप खर्चा करो। ओके, वहाँ पे सीए इंसिस्ट करेगा कि सर आप खर्चे करो। जैसे यहाँ पे थोड़ा डीप डाइव करते हैं जी। लग्जरी कार आप देख रहे हैं काफ़ी बिकती है। बिल्कुल। कुछ लोग ज़्यादातर मतलब जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है EMIs पे लेते हैं जी। मगर ये हायरार्की कैसे चालू होती है मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी एक बढ़िया मर्सिडीज़ की बात कर लेते हैं, पहले कोई ना कोई सेलिब्रिटीज़ को के साथ उसका एडवर्टीजमेंट होता है। बिजनेसमैन उसको खरीद लेगा क्योंकि उसके पास अभी बहुत डीप पॉकेट है। मगर जो अपर मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। यार आई थिंक आई शुड हैव अ मर्सिडीज बेंज। अब उसको इसके लिए शायद EMIs या लोन लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। मगर जो बिजनेसमैन ने खरीदा है उसने क्या करा है, उसने EMIs पे लिया होगा? ऑब्वियसली नहीं। जहाँ पैसा है उसको तो सीए ने बोला होगा सर टैक्स बचाना है ना, तो आप मर्सिडीज खरीद लो। सबसे पहले आपको कॉस्ट बुक्स में आ गई, हर साल का आपको उसका डेप्रिसिएशन का एडवांटेज मिलेगा। ड्राइवर का जो सैलरी दे रहे हो वो बुक्स में जाएगा, फ्यूल जो लग रहा है वो बुक्स में जाएगा, खर्चा लग रहा है आपको उतना ही कम टैक्स देना पड़ेगा। और एक बंदा टैक्स बचा रहा है उस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को करने के बाद, और दूसरा बंदा क्या कर रहा है, EMIs पे वो गाड़ी खरीद रहा है। आपके पास असेट नहीं है कोई भी बहुत बड़ी, और असेट आपके पास ना होने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा EMI ले लिया। बिल्कुल। क्या अचीव हुआ? शो ऑफ। ठीक है आपके पास मर्सिडीज है मगर बैकएंड में क्या है कि आपके पास वो असेट है। अब हो क्या रहा है, आप इसके सारे खर्चे मेंटेन आपको करने पड़ेंगे, आपने हाथी पाल लिया जी। सो आपको ना उस नजरिए से देखना पड़ेगा कि जो बिजनेसमैन कर रहा है वो तो अपने खर्चे बचा रहा है मगर जो लोग EMIs पे ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। Agree on that. So it's a big question in itself, जो लोगों को शायद खुद से ही पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। True. क्योंकि इसमें भी जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन करा था कि भाई वेल्थ ग्रो करने के लिए हमें इंश्योरेंस करना चाहिए। अब आपको एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर बताता हूँ, लोग ना अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करते, वैसे तो बाय लॉ भी करना पड़ेगा आपको, चाहे वो 2 करोड़ की कार है आपको इंश्योरेंस करते हैं जी। इट इज़ ए डेप्रिशिएटिंग असेट। 10 साल या 15 साल में गाड़ी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। मगर जो आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, जो एप्रिशिएटिंग असेट है, लोग उसका इंश्योरेंस करते ही नहीं है। एंड सी द डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो जो भी एम्बिशियस HNIs हैं, मैं उनको बार बार यही कहूँगा कि बॉस शुरुआत में नैरो लेन में चलो जी। और इस टाइप का कोई खर्चा मत करो। एक सर्टेन लेवल जब आपके अचीव हो जाएगा, ये खर्चों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको सीए बोलेगा खर्चा करने के लिए और यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज, ढूंढोगे कहाँ करना है मगर आप कर नहीं पाओगे। Got it, sir. At last, sir, I would love to ask, and I know our audience would love to know कि एक जो अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की और साथ ही लाइफस्टाइल अपग्रेड ना करने की, या जो बहुत ज़्यादा सारे मिथ्स हैं अराउंड जो अल्ट्रा HNI का जो हमारा पाथ है वो कवर करने के लिए, उनको अवॉइड करने से और किस कुछ ऐसे जो कि है स्टेप्स फॉलो करने से हम इस बात को ईजीली या एटलीस्ट स्मूथली अचीव कर सकते हैं, और साथ ही अल्ट्रा HNIs और HNIs के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा क्लास में, सर हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं एम्बिशियस HNI से स्टार्ट करूं, उन लोगों को नैरो लेन में चलना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे और इंश्योरेंस के साथ करने पड़ेंगे। ये उनको फॉलो करना ही है। अगर मैं HNIs की बात करूं, उन लोगों को कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। बिफोर एंटरिंग इनटू एनी इन्वेस्टमेंट दे मस्ट अवेयर ऑफ व्हाट इज माय मैक्सिमम रिस्क। ये उनके लिए क्लियर डेफिनेशन है। अगर उनको पता है मेरा डाउनसाइड इतना ही है एंड आई थिंक आई कैन अफोर्ड, तो उनको करना चाहिए। और उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि उन लोगों को ना यहाँ पे लिवरेज भी लेना चाहिए। अब लोन लेना चाहिए
क्यों लेना चाहिए? मैंने क्या कहा था कि जो एम्बिशियस HNIs हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग ना डेप्रिशिएटिंग असेट के लिए लोन ले रहे हैं, मगर HNIs को ना एप्रिशिएटिंग असेट के लिए लोन लेना चाहिए। और कैलकुलेटिव लोन ले, 5 करोड़ का असेट है, आप 1 करोड़ तक का लोन ले लो, बाई चांस मान के चलो खत्म भी हो गया, तब भी 4 करोड़ तो बच गए ना, कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट तो है, मगर जिसपे कुछ है ही नहीं वो लोन ले रहा है। तो अब HNI क्या करे? कैलकुलेटिव रिस्क ले, लीवरेज करे, और लास्ट में है अल्ट्रा HNIs। उन लोगों को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में अब बड़ा करना चाहिए। मैं लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, उनको डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहिए। अब इक्विटी के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, रियल स्टेट, ये सब उनको करना चाहिए। और अगर बिटकॉइन कर रहे हैं तो आपको फिर कंप्लाइंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स में भी जाना चाहिए, AIF फंड्स में भी जाना चाहिए, और रियल स्टेट में भी जाना चाहिए। और हाँ, रियल स्टेट के अलावा सबका इंश्योरेंस जरूर करके रखें। रीज़न इज दिस, आप एक काफ़ी ऊपर आ चुके हो, अब आप पलट के नहीं देख सकते हो, ना जा सकते हो। तो बस ये एक मैसेज है तीनों कैटेगरीज के लिए। थैंक यू सो मच सर। आज मिस्टर विजय से बात करके ये ज़रूर पता लग गया है, जितना ज़्यादा ज़रूरी पैसा कमाना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसे स्ट्रेटेजिकली अपने लिए एक एसेट के तौर पे निखार के लेकर आना। और हमने ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग तरीके से आज सीखा है मिस्टर विजय कौशिक से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग लाइट्स ऑन सो मच थिंग्स। आज हमने बहुत सी चीज़ें जान ली और हमने ये भी जान लिया है रिस्क लेना लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन वाइजली with proper advice. And please, this is for all of you, stay away from social media because ऊपरी नॉलेज या बाहरी तरफ की नॉलेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। So आज हमने एक बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन किया है विद मिस्टर विजय कौशिक। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।